दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नर्मदा प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। वो इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लाइफलाइन भी कही जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफी हद तक नर्मदा पर डिपेंड करती है, तो ये नदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के रूप में एक सीमा का काम करने वाली नदी है ये, तो यहीं से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको समझने की कोशिश आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके नाम के ऊपर, क्योंकि नर्मदा के बहुत से नाम है। नर्मदा को कई जगहों पे रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको नर्बदा के नाम से जानते हैं, कई निर्बुद्धा के नाम से जानते हैं। सोम प्रभवा भी एक नाम है, रजनी भी एक नाम है, और बालू वाहिनी भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। वो इसलिए क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा बालू जो है वो बहता है। आपको पता है मध्य प्रदेश बालू के लिए काफ़ी फेमस है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बालू का प्रवाह है वो इस नदी की मदद से होता है। तो बालू वाहिनी एक ज़रूरी नाम हो जाता है। अब बात करें इसके बहाव की, तो बहाव के मामले में भी ये नदी बहुत स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अब आपको पता होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका ज़्यादातर झुकाव किस तरफ है? पूर्वी घाट की तरफ है, और इसलिए ज़्यादातर नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। लेकिन ये जो नदी है ये निकलती एक अमरकंटक से, एक पठार से निकलती है, और वहां से ये चलना शुरू करती है और ये अरब सागर की तरफ जाती है और आखिर में अरब सागर में ही गिरती है। तो इसीलिए आप ये कहोगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी ही है। इसके अलावा वैसे माही, साबरमती और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन वो इससे छोटी है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1312 किलोमीटर है, और इस लंबाई के साथ ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। याद रखना, 1312 किलोमीटर और भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी। अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो देखो, मध्य प्रदेश में अनूपपुर नाम का एक जिला है। वहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कहीं एक संधि होती है, जिसे आप अमरकंटक कहते हो। मध्य प्रदेश का अमरकंटक, या छत्तीसगढ़ के पास जो है, वहां पे एक नर्मदा कुंड है जहां से इसकी शुरुआत होती है, मतलब वहां से ये बहना शुरू करती है। अब खास बात क्या हुई कि ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में से बहने वाली नदी है। मतलब एक तरफ विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है और एक तरफ सतपुड़ा की है, और इन्हीं वैलीज में से होकर के ये गुजरती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ये बहती है तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। गुजरात में जब ये भरूच जिले में पहुंचती है तो वहां से ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और पहुंच जाती है अरब सागर के अंदर। तो इसका टोटल रास्ता जो है मैप के अंदर कुछ इस तरीके से है। अब हम सहायक नदियों की और कुछ जरूरी फीचर्स की बात करेंगे जो इस नदी के बीच में पड़ते हैं, एक एक करके। उन्हें आपको जरूर लिख लेना है, क्योंकि उसी में से प्रश्न बनते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, यानी कि नर्मदा कुंड से। यहां से ये नदी निकली, कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ी और इस तरीके से पूरा रास्ता कवर करते हुए आगे जा रही है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखोगे तो ये जो सीमा आपको नजर आएगी, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा है। यानी कि कुछ टाइम तक ये जो नदी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है। उसको पार करते ही ये नदी गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे बहती है। मतलब थोड़ा सा गुजरात है, थोड़ा सा महाराष्ट्र है, तो दोनों की सीमा हो जाती है। इसके बाद ये प्रॉपरली गुजरात में बहती है, ठीक है, और फिर जाती है खंबात की खाड़ी और वहां से अरब सागर। अब जब ये अमरकंटक से निकलती है तो ये काफी ऊंचाई पे होती है, और ऊंचाइयों में सबसे पहले जो इसका जलप्रपात बनता है, यानी कि एक झरना बनता है, उसको आप कपिल धारा जलप्रपात या फिर कपिल धारा झरना कहते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अमरकंटक से चलते ही सबसे पहला झरना जो इसके लिए आता है वो कपिल धारा आता है। ठीक है, इससे थोड़ा आगे जाने पर मंडला जिले के अंदर इससे एक नदी मिलती है जिसको बंजर नदी कहा जाता है, जो बंजारपुर से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये एक पहली इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। बंजर नदी कहाँ जाके मिलती है? मंडला जिले में मिलती है, नर्मदा नदी से। इससे थोड़ा सा आगे चलने पर आपको बरगी बांध मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट जबलपुर के अंदर है। इस जगह पे कहीं पे जबलपुर है आपका, तो जबलपुर के थोड़ा सा पहले या फिर जबलपुर के अंदर ही आपको बरगी बांध मिलेगा नर्मदा नदी के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है। जबलपुर से आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थर। यानी कि ये जो नदी है मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थरों से होके गुजरती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ से गुजरने से पहले जबलपुर के अंदर ही यहाँ पे एक झरने के रूप में बहती है। कौन सा झरना? धुआंधार झरना। इसका नाम आपने सुना होगा, धुआंधार झरने से ये बहती है। शुरुआत में कपिल धारा था, यहाँ पे धुआंधार झरना है।
क्योंकि देखो झरना अगर होगा तभी धारा तेज होगी, धारा तेज होगी तभी कहीं जाकर के ये खंबात की खाड़ी पहुंच पाएगी। तो इसीलिए जबलपुर में झरना मिल गया और इसके आगे इसको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थर मिलेंगे जिनके बीच में से ये बहेगी। थोड़ा आगे जाने पर इसको कुछ एक सहायक नदियां मिलती हैं जिनसे कि सवाल ज़्यादा बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इससे मिलती है शेर नदी, शेर नदी के बाद शक्कर नदी, ये सब इसी तरफ से आ रही हैं, लेफ्ट साइड से आ रही हैं आप देखोगे तो। इसके बाद इसको मिलती है दूधी नदी, ये भी लेफ्ट साइड से आती है। वहीं ऊपर से एक नदी आती है वरना नदी। इस दूधी के बाद थोड़ा आगे जाने पर इसको तवा नदी मिलती है और ऊपर से आती है कोलार नदी। तो शेर, शक्कर, दूधी, ऊपर से वरना, इधर से तवा और वापस ऊपर से कोलार, ये कुछ एक नदियां हैं जो इससे मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा आगे जाने पर एक ज़िला आता है खांडवा ज़िला। खांडवा ज़िला के अंदर है इंदिरा सागर बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल कि इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आप लिखेंगे नर्मदा नदी के ऊपर। और इसी खांडवा ज़िले के अंदर थोड़ा आगे बढ़ के एक और बांध है जिसको ओमकारेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है। तो दो ज़रूरी बांध हो जाते हैं, एक इंदिरा सागर और एक है ओमकारेश्वर। और इस तरीके से ये नदी आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश को क्लियर करती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में टोटल ये 1077 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। मतलब नर्मदा कुंड से शुरू होती है और यहाँ तक इस सीमा तक आके पहुँचती है। ये जो सीमा है और मध्य प्रदेश की सीमा हो जाती है जो कि 39 किलोमीटर की है। और जैसे ही ये सीमा खत्म होती है तो वापस शुरू हो जाती है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा, वो है 74 किलोमीटर की। तो मतलब एक सीमा को ख़त्म करके दूसरी सीमा पे आ जाती है। जब ये 74 किलोमीटर खत्म होती है तो ये प्रॉपरली गुजरात के अंदर बहने लगती है। और जैसे ये गुजरात पहुंचती है तो इसे एक इम्पॉर्टेंट बांध मिलता है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी ज़रूरी बांध है। बाकी इसके अलावा गुजरात के अंदर इससे एक और नदी मिलती है जो कि ऊपर की तरफ से आती है, जो कि है हिरन नदी। हिरन नदी जो है इसका नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये पहुंचती है भरूच और भरूच से जाती है खंबात की खाड़ी। इस बीच ये गुजरात की जो टोटल लेंथ है ये 161 किलोमीटर की तय करती है। याद रखना, मध्य प्रदेश की 1077 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका नर्मदा प्रवाह मार्ग पूरा होता है। इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं उससे उतना प्रश्न बनेगा नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।